नमस्कार बच्चों आशा ये है कि आप सभी को जो ये ऑनलाइन रिवीजन क्लासेस चल रही हैं ये आपको समझ आ रही होंगी। बिल्कुल ही सरल सहज भाषा में आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही हैं ताकि आप घर बैठ के भी वो ज्ञान हासिल कर पाएँ जो आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक है। बच्चों, हम भूगोल में खासतौर से मानव भूगोल के अंतर्गत मानव का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। रिवीजन क्लासेस की इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, मानव पर्यावरण संबंधों की संकल्पना। जैसा मैंने आपको बताया अपने शुरुआती चैप्टर्स की व्याख्या में कि मानव भूगोल में मानव अध्ययन का केंद्र रहा है और सैंपल ने भी कहा था कि हम भूगोल में पृथ्वी का मानव का घर के रूप में अध्ययन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पे पाई जाने वाली विभिन्न जीव जंतुओं की प्रजाति के समान मानव भी बहुत महत्वपूर्ण है और मानव इन सभी से ऊपर एक विशिष्ट स्थान रखता है जो कि मानव के पास टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी आदमी प्रयोग करके पर्यावरण को अपने अनुरूप ढाल लेता है। तो चलिए इस चैप्टर में देखने की कोशिश करते हैं कि मानव पर्यावरण के संबंध किस प्रकार के रहे हैं और भूगोल में उनकी क्या विशिष्ट अहमियत रही है। तो सबसे पहले बच्चों, मानव जब से इस धरती पर आया है बच्चों, मानव ने सभी प्रजातियों से ऊपर उठ के अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। हम सभी देखते हैं कि मानव ने जितना विकास किया है, मानव जितनी चीज़ें बनाता है उतना धरती पर किसी और प्रजाति ने नहीं बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि मानव का एक विशेष स्थान रहा है। यदि मानव और पर्यावरण के संबंधों की हम व्याख्या करें, यदि और हम इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानव मॉडिफायर, एडेप्टेशन और डिस्ट्रॉयर तीनों की रूप में हमारे सामने आता है। हम बदलते भी हैं, हम रूपांतर भी करते हैं, हम परिवर्तन भी करते हैं, हम नई चीज़ें भी शुरू करते हैं और हम विनाश भी चीज़ों का कर पाते हैं। हमारी मानव प्रजाति की ये कुछ, आप चाहे इनको गुण कहें चाहे अवगुण कहें, ये विशेषताएं ऐतिहासिक दृष्टि से मानव पर्यावरण संबंध में आपके सामने आती हैं। तो यदि हम देखें तो ऐतिहासिक काल से लेकर आज तक मानव इतिहास में मानव पर्यावरण के संबंधों को 4 हिस्सों में बांट के देखा जा सकता है। पहला वो समय था जब मानव फूड गैदरिंग एंड हंटिंग करता था। फूड गैदरिंग और हंटिंग यानी वो आखेट करता था और भोजन का संग्रह करता था। ये काम वो बिल्कुल पर्यावरण के साथ रह के करता था। प्रकृति जो चीज़ उपलब्ध कराती थी, यदि हिरन उपलब्ध थे तो वो हिरन का शिकार करता था, यदि फल फ्रूट उपलब्ध थे, फलों का आहार को करता था और उन्हीं के अनुरूप वो अपना जीवन यापन करता था। इस समय से जो समझने की मूल बात है कि आदमी की धरती पर जनसंख्या बहुत कम थी। दूसरी बात, आदमी की जो तकनीक थी, जो उसका तकनीकी कौशल था, वो भी बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में था, जिसके कारण मानव अपने पर्यावरण में ज़्यादा बदलाव भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे आदमी ने अपने अंदर काफ़ी सुधार लाए, उसने नई नई चीज़ें सीखी। तो दूसरा अवस्था आती है पशुपालन और पशुचारण की। तो आदमी ने बहुत सारे जीव जंतुओं को डोमेस्टिकेट किया। हम जानते हैं कि मध्यपाषाण काल में आदमी ने पशुपालन का काम शुरू किया और तब से आदमी की उत्पादक क्षमता बढ़ गई। पहले वो उन्हीं जानवरों के पीछे इधर उधर घूमता था, नोमैडिक जीवन जीता था। धीरे धीरे उसका अब जीवन स्थायी रूप से खाने की स्थायी उपलब्धता होने लगी। इसके बाद नवपाषाण काल में आदमी ने खेती बाड़ी करना सीखा। आज से लगभग 10,000 BC पूर्व आदमी ने खेती बाड़ी करना सीखा और ये जब खेती बाड़ी आदमी को आ गई तो आदमी की उत्पादन क्षमता और उसकी तकनीक में बहुत ही गुणात्मक वृद्धि हुई। अब आदमी के पास वो ताकत आ गई कि वो खाने के लिए प्रकृति पे निर्भर नहीं रहने लगा। खाना उसमें उत्पादन करने की क्षमता आ गई। पहले वो खाना खोजने पे निर्भर रहता था, अब उसमें खाना उत्पादन करने की शक्ति आ गई। अंतिम जो मानव पर्यावरण का जो दौर है जिसमें आज हम रह रहे हैं, इसको पीरियड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। जब आदमी ने साइंस में इतनी तरक्की कर ली, तकनीक ऐसी ला ली
और औद्योगिक विकास इतना कर लिया कि हमने अब पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू किया है। इसके प्रभाव से हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारे पर्यावरण के जो अभिन्न अंग हैं, जल, पृथ्वी, हवा, ये सभी प्रदूषित होते जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मानव की जनसंख्या बढ़ रही है और मानव के पास एक ताकत के रूप में टेक्नोलॉजी आ गई है जिसने इस पर्यावरण को बदलने की शक्ति प्राप्त कर ली है। तो ये आपके सामने उन अवस्थाओं के अलग अलग डिस्क्रिप्शन हैं, आप इसको देखें, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। तो पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का वो समय था जब जंगली जानवरों के साथ काम करते थे, जनसंख्या बहुत ही कम थी और आप समझ सकते हैं बिल्कुल आदिवासी जैसा जीवन था। धीरे धीरे शिकार करते थे, वो शिकार पे ही निर्भर थे। जब तक शिकार मिलता था एक स्थान पर रहते थे और जब शिकार नहीं मिलता था, समाप्त हो जाता था, तो नए स्थान पर वो चले जाते थे। जो शुरुआती दौर था बच्चों, हथियार नहीं थे। प्रारंभिक तौर पे आदमी द्वारा लकड़ी के हथियार बनाए गए और जंगलों में रहता था। खेती के लिए भूमि प्राप्त करना, आग जलाना, यदि कोई कहीं खेती शुरू हुई, आप सभी जानते हैं कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो शुरुआती दौर की कृषि थी वो जंगलों में हुई। तो जंगल साफ करके झूम की खेती करता था। पशुपालन उस समय का मुख्य आधार था जब आदमी ने पशुपालन शुरू किया। पशुपालन करने के बाद आदमी के जीवन में खाने की एक आत्मनिर्भरता हो गई। अब आदमी जिन पशुओं को पालता था उन्हीं पर अपने खाने के लिए निर्भर करने लगा। फिर जो दौर आया जब आदमी ने पौधों को अपने अंदर अपने ज्ञान के आधार पर उत्पादन करना शुरू कर लिया, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, आज से लगभग 10,000 BC पूर्व, तब आदमी के पास खाद्यान्नों के मामले में सुरक्षा आ गई। आदमी की जनसंख्या और तीव्र गति से बढ़ने लगी। आदमी खेती बाड़ी के अलावा, खाना ढूंढने के अलावा और कामों में अपना ध्यान लगाने लगा। यह आपके सामने दिखाया गया है कि किस तरह प्रारंभिक तौर पर और वर्तमान में किस तरह से खेती की जाती है। जाहिर सी बात है, खेती की तकनीक में बहुत बदलाव आए हैं। पिछले 1300-1400 सालों में खेती बहुत गुणात्मक रूप से बढ़ी है। उसके बाद आता है जो दौर हमने पीछे बात की, साइंस एंड टेक का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उद्योग लगाने शुरू किए। अब हमारे पास अपार क्षमता हो गई। 1770 की औद्योगिक क्रांति के बाद हमने औद्योगिकरण में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पर्यावरण का ह्रास भी तीव्र गति से हुआ। हम पीछे बात कर चुके हैं। अब आता है ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, और मेरे ख्याल से इस बुक का जो आपको समझने का आधार है वो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम देख पाएँ कि मानव पर्यावरण संबंधों के क्या क्या चरण रहे, भूगोल में किस तरह हम मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दूसरा विचारधारा आती है पॉसिबिलिज्म और तीसरी आती है नियो डिटर्मिनिज्म। यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा आपके एग्ज़ाम में, तो आप फोकस करें, देखें कि क्या क्या विचारधाराएं हैं। तो सबसे पहली आती है पर्यावरण निश्चयवाद, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म। यहाँ इस विचारधारा में कहा गया कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही वो निर्धारक तत्व है कि मानव किस तरह से जिएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, सभी कुछ प्रकृति के आधार पे ही निर्भर करता था। इसमें पर्यावरण को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना गया और ये बात जर्मन विचारधारा थी, इसलिए इसको जर्मन स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं। यदि आप इसमें देखें तो फ्रेडरिक रेटजेल, एलिना चर्चिल सैम्पल, रीटर, हम्बोल्ट इसके मुख्य प्रचारक और प्रसारक थे। बच्चों, आपको किताब में ये ध्यान देना है कि इन राइटरों की बहुत सारी किताबें हैं। जैसे फ्रेडरिक रेटजेल ने एक किताब लिखी 1881 और 1891 में। किताब का नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी, जिसके आधार पर मानव भूगोल की शुरुआत हुई। इसी तरह इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट आपकी सैम्पल की किताब थी, रीटर की किताब थी अर्ड कुंडे, और हम्बोल्ट की किताब का नाम था कॉस्मोस। तो ये किताबें लिखें और इनको याद भी करें। तो बच्चों, जर्मन विचारधारा में बहुत सारे ऐसे उदाहरण ढूंढे गए, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए गए जिसमें प्रकृति ने मानव को दबा के रखा है और प्रकृति ही प्रभावशाली नज़र आती है।
चाहे वो विषुवत-रेखीय क्षेत्र हो, चाहे ध्रुवीय क्षेत्र हो। आपको विचारधारा लिखनी है और बहुत सारे ऐसे उदाहरण लिखने हैं जिससे आप अपनी विचारधारा को सही सिद्ध कर पाएँ। दूसरी विचारधारा जो इसके बाद आई, जो मूल रूप से फ्रांस में आई, इसीलिए इसको फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, जिसमें कहा गया कि प्रकृति मानव को बहुत सारी चीज़ें देती है, बहुत सारी संभावनाएं देती है और मानव अपने ज्ञान के आधार पे, कौशल के आधार पर उन संभावनाओं को तराशता है, उन संभावनाओं पे काम करता है। इसीलिए ये संभव है कि मानव अपनी तकनीक से प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ले। इसमें क्या इम्पोर्टेंट हुआ? इसमें इम्पोर्टेंट हुआ मानव के कार्य। तो यदि आप देखें तो इसके 3 मुख्य जो प्रोपोनेंट थे, उसमें विडाल डी ला ब्लास, लुसियन फेब्रे और जीन ब्रून्स। इसमें जो पॉसिबिलिज्म वर्ड है वो लुसियन फेब्रे ने दिया। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री एक किताब लिखी जिसमें इस बात को प्रमोट किया गया कि क्या चीज़ें हैं, पॉसिबिलिज्म क्या होता है। इसी तरह ब्लास और जीन ब्रून्स, ब्लास फाउंडिंग फादर हैं इस फिलॉसफी के और जो जीन ब्रून्स हैं उनके स्टूडेंट हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए। एक उदाहरण आपको याद रखना चाहिए कि किस तरह मानव ने भारत में यदि देखें तो थार रेगिस्तान में, जहाँ पीने के पानी की बहुत कमी थी, पेय पानी भी नहीं था, वहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल से सिंचाई करके चावल की खेती तक उत्पादन करने की क्षमता हासिल कर ली है। तो ये सभी आदमी द्वारा पर्यावरण में बदलाव करने की शक्ति को दिखाते हैं, उस पर नियंत्रण करने के काम को दिखाते हैं। तो इस तरह आपने भी बहुत सारे उदाहरण देखें, किताब पढ़ें, बहुत सारे और भी उदाहरण मिलेंगे। उन सभी उदाहरणों में से जो भी आपको अपील करे, जो भी अच्छा लगे, वो आप लिख सकते हैं। तीसरी विचारधारा आती है नियो डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद बच्चों इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म की से मिक्स एक विचारधारा है, जिसमें कहा गया कि ना तो प्रकृति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और ना ही मानव पूर्ण रूप से शक्तिशाली है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आइडेंटिफाई किए गए जिसमें ऐसी बात कही गई कि दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए इस विचारधारा को कई बार मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, मिडिल पाथ भी कहा जाता है। ये विचारधारा ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई, जो एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन थे, जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए और जिन्होंने अमेरिका में सारा काम किया। इसलिए कई बार इसको एंग्लो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है। इसी विचारधारा को ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में देखा जाता है। कहा गया कि प्रकृति आदमी के विकास की दिशा नहीं बदल सकती है, बस वो उसकी गति को नियंत्रित कर सकती है। इसीलिए इस विचारधारा को रुको और जाओ यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस सेगमेंट से बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न आते रहे हैं, आते रहेंगे, तो आप इस पे विशेष ध्यान दें। ऐतिहासिक दृष्टि से मानव पर्यावरण के संबंध और भूगोल में इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म, तीनों पे आप फोकस करें, इनके उदाहरण ढूंढें, बहुत सारे भूगोलवेताओं के नाम याद करें और उनकी किताबों पे भी ध्यान दें, तो ताकि आप अच्छे से इनको लिख पाएँ। तो बच्चों, आज इस क्लास में हमने देखा कि मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के कैसे संबंध रहे हैं, ज्योग्राफी में हम उनको कैसे पढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। आप इसको वीडियो को बार बार देखें, पढ़ें और यहाँ से एग्ज़ाम की पक्का प्रश्न आएंगे तो उनकी आप तैयारी करें। जो भी आपके प्रश्न हैं आप मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनका सहज से सहज भाषा में उत्तर दिया जाए और आपको और भी मटेरियल अगर आवश्यक होगा तो मैं उपलब्ध कराऊँगा। थैंक यू बच्चों आज के लिए।